नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आपके सामने क्लास 12 की जो फिजिक्स है उसकी स्ट्रेटेजी बोर्ड्स के लिए। एक्चुअल में मेरे पास कमेंट आए थे कि आप एक वीडियो बनाइए कि हम नए नए 12th में आए हैं तो हमें कैसे शुरुआत करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा केवल और केवल स्मार्ट वर्क के बारे में। आपको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा और आपकी गारंटेड स्कोर करोगे 95 प्लस का। स्ट्रेटेजी बहुत लंबी या बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है, बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा। और उससे भी कमाल की बात है कि जब आप इसको फॉलो कर रहे होगे तब आपको रिजल्ट अपने आप दिखाई देगा। और प्लीज तब आके अब वीडियो को लाइक मत करना चाहे, अब कमेंट मत करना चाहे, लेकिन जब आपको रिजल्ट मिले तब आके कमेंट करना और प्लीज लाइक जरूर कर देना। इसलिए चलिए शुरू करते हैं कि अगर आपको 95 प्लस स्कोर करना है 12th की फिजिक्स में तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले पॉइंट की, रोल ऑफ क्लास 11th फिजिक्स। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर हमने क्लास 11th में बहुत लापरवाही की और सर अब कैसे करें तैयारी की 12th में अच्छे मार्क्स आ जाए, हमारा सर बेसिक्स वीक रह गया, सर क्या करें क्या ना करें। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्लास 11th का फिजिक्स का क्लास 12 की फिजिक्स में ज्यादा रोल नहीं है, केवल कुछ फॉर्मूलाज है। सबसे बड़ी बात तो ये। अब ये कैसे कह सकता हूं, सब कहते हैं कि आपने लापरवाही की, आपके टीचर्स भी डराते हैं 11th में लापरवाही मत करो वरना 12th में दिक्कत पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 11th और 12th में धरती आसमान तर है, कोई भी इंटररिलेटेड नहीं है आपस में, छोड़ के कुछ फॉर्मूले को जो आप 1 से 1.5 घंटे में याद कर सकते हो। थोड़ा सा और डीपली इस बात को मैं समझाता हूं। देखिए 9th क्लास में आप क्या पढ़ते हो, 9th में पढ़ते हो आप वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब। तो ये चीज आपको थोड़ा सा बड़े लेवल में मिलती है 11th क्लास में, सीधी बात है। 9th कनेक्टेड है 11th से। 10th में आप क्या पढ़ते हो, 10th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो, रे ऑप्टिक्स पढ़ते हो, ये सब पढ़ते हो आप, ठीक है। रे डायग्राम्स आप पढ़ते हो, वो मिलती है सीधी आपको 12th में। तो जी हां, 10th का पढ़ा हुआ 12th में काम आएगा और 9th का पढ़ा हुआ 11th में काम आएगा। अगर बात करें क्या 11th और 12th आपस में इंटर रिलेटेड है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। पूरा मैकेनिक्स भाग है और ये पूरा का पूरा आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह देखने को इसमें मिलती है। अब बात करते हैं कि क्या चीजें पता होनी चाहिए 11th में कि 12th में अच्छे मार्क्स गेन करें। तो 11th की तैयारी का मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। आप SL अरोरा मत खरीदिए, मत पढ़िए। देखिए अगर आपका IIT फोकस है तो उसके लिए आप अलग से मैं वीडियो देख लीजिए, वो बना दूंगा मैं। लेकिन अगर फिलहाल आप 12th में ही 95 प्लस गेन करना चाहते हैं बिना ज्यादा सिरदर्दी के, तो 11th में SL अरोरा मत लीजिए। आपको लेनी है 11th क्लास में ऑल इन वन। जी हां दोस्तों, ऑल इन वन आपको पॉइंट टू पॉइंट लेके जाएगी सारे के सारे फॉर्मूले की ओर, सारे सारे डायमेंशनल फॉर्मूले की ओर। डायमेंशंस आपको याद होना चाहिए, डायमेंशन एक्चुअल में होती क्या है। शुरुआत के चैप्टर है आपका 11th की फिजिक्स का, उसमें पता होना चाहिए किसकी क्या डायमेंशन होती है। उसके बाद आपका जो दूसरा पोर्शन होना चाहिए वो पोर्शन होना चाहिए आपका फॉर्मूलाज का, कि आपके फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं और वे फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। कौन कौन से मेन फॉर्मूले, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, एक तो ये फॉर्मूला आपका महत्वपूर्ण है जो 12th में बहुत यूज होता है। एक वेव इक्वेशन होती है आपकी y = a sin ωt, ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी अगर 11th में आपने लापरवाही की, कुछ भी नहीं पढ़ा, 12th में आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। 11th का कोई भी रोल आपको 12th में देखने को नहीं मिलेगा, बस कुछ फॉर्मूले इक्वेशन के लिए, और उसके लिए आप ऑल इन वन ले सकते हैं 11th की अरिहंत की, जिससे आप मोटा मोटा पढ़ के आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात आपको क्या सीखनी होती है, दूसरी बात 11th में जो आपको सीखनी होती है वो होता है न्यूमेरिकल सोल्व करना। अब न्यूमेरिकल का क्या फंडा है सुन लीजिए। 10 तक जो आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हो क्या होता है, मान लो a की वैल्यू इतनी दे दी, b की इतनी वैल्यू दे दी, c की वैल्यू पूछ लो, c का फॉर्मूला a + b है तो दोनों को जोड़ के आप लिख सकते हैं। मतलब आपको फॉर्मूला पता है, उसमें वैल्यूज दे दी, वैल्यूज पुट की और आंसर आ गया। लेकिन 10th के तुरंत बाद आपकी लाइफ ऐसे चेंज होती है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन मिलता है वो क्वेश्चन आपकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को तो चेक करेगा ही, जो मैथमेटिकल आपकी मतलब एबिलिटी है वो चेक करेगा। इसके साथ साथ आप क्वेश्चन को कितना डीप समझ पा रहे हो, कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है आपके, वो सब भी एक न्यूमेरिकल चेक करता है। तो 11th के बाद थोड़ा सा न्यूमेरिकल का लेवल इंक्रीज हो जाता है। वहां पे काम नहीं होता कि बस वैल्यू रखी, सोल्व किया और आंसर आ गया। वो कैसे होगा इस बारे में डिटेल में अभी हम बात करेंगे। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 11th की फिजिक्स में सिर्फ आपको गिने चुने कुछ फॉर्मूले याद करने हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले आपको समझने हैं क्या होता है, कैसे बनते हैं डायमेंशंस, और द लास्ट वन इज द न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करने हैं।
ये इसके मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, 15 से 20 मिनट में आपको समझा दूंगा कि आप जो बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसमें भी बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट की हम बात करें, हाउ टू स्टार्ट। आप 12th में आ चुके हो, 11th का आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, आपको स्टार्ट कैसे करना है। देखिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, पहला ऑप्शन होता है सेल्फ नोट्स का और दूसरा ऑप्शन हो आपका कोचिंग नोट्स का। अब मोस्टली सभी बच्चे कोचिंग करते हैं और उन नोट्स से आप तैयारी करते हैं सेल्फ नोट्स का। मेरा मानना है आप कोचिंग करें या ना करें, कोचिंग के नोट्स से तो आप पढ़े, लेकिन आप अपने सेल्फ नोट्स भी बनाए, ये ज्यादा, इसको ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। देखिए इसका कारण क्या है वो बिल्कुल इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, जब आप पेपर में मतलब एग्जाम देने बैठोगे तब सेल्फ नोट्स आपकी कैसी हेल्प करेगी, कोचिंग नोट्स में आप कैसे कंफ्यूज हो सकते हो, सबको डिटेल में बताता हूं। तो सेल्फ नोट्स का क्या रोल है देखिएगा। सबसे पहले बताते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट ऐसे करना है, सबसे पहले आप एक बुक लीजिएगा। अब वो बुक कौन सी होगी, आप सबको पता है एस.एल. अरोरा की 12th की आपको बुक लेनी है। और ये बुक जो है अपने आप में सर्वे सर्वा है। अगर इस बुक को मेरे के अनुसार चल लिए तो ना तो किसी क्वेश्चन बैंक की आवश्यकता पड़ेगी, ना यूट्यूब पे चक्कर काटने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी ऑनलाइन कोचिंग की आवश्यकता पड़ेगी। जो बड़े बड़े मार्केट खुले हुए हैं, ऑनलाइन कोचिंग कीजिए, ऑनलाइन कोचिंग कीजिए, आप इससे सब कुछ निकाल, इसमें सब कुछ है, इसमें सब कुछ है, बशर्ते आपको तरीका पता होना चाहिए, आपको शुरुआत कैसे करनी है, आपको सोल्व चीजें कैसे करनी है। चलिए शुरू करते हैं। सेल्फ नोट्स बनाने के लिए आपके सामने होगी एक एस.एल. अरोरा की बुक, इसके साथ चाहिएगा आपको क्लास 12th का सिलेबस, एक चाहिएगा आपको पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू की जरूरत चलो नहीं है क्योंकि एस.एल. अरोरा में ही आपको पीवाईक्यू देखने को मिलते हैं। अब एस.एल. अरोरा से आपको किस प्रकार मतलब नोट्स प्रिपेयर करने हैं तो उसकी बात करेंगे, लेकिन उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो भी देख सकते हैं, हाउ टू प्रिपेयर एस.एल. अरोरा, उससे आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी इसमें मैं बता देता हूं किस प्रकार से आपको एस.एल. अरोरा से अपने सेल्फ नोट्स बनाने होंगे। देखिएगा बुक से ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। बुक पहले आपको बुक दिखा देता हूं, ठीक है। चलिए आपको बुक दिखाते हैं सबसे पहले। इसके लिए हम आ चुके हैं, जो आपका 12th का सिलेबस है आपका फिजिक्स का, तो आप cbsacademy.nic.in पर आप जा सकते हैं। दूसरा हमने बुक खोल ली है जो स्टैंडर्ड बुक है एस.एल. अरोरा की, तो हम दोनों को क्या करेंगे, दोनों में नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं वो आपको बताता हूँ, छोटा सा आपको हिंट देता हूँ। सबसे पहले आप जाएंगे सिलेबस पे, शुरुआत में 11th का सिलेबस आपको देखने को मिलता है, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे इसमें तो आपको 12th का सिलेबस देखने को मिलता है। तो 12th का सिलेबस आपने यहाँ पे खोल लिया, तो यहाँ पे शुरुआत में ही जो पहली हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर पहली हेडिंग है। तो पहला जो चैप्टर है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज को आप पे फोकस करना है। आप शुरुआत में जैसे आप चैप्टर ओपन करते हो, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दीजिए, मत कीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो पहली हेडिंग आपको मिल चुकी है, ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज वाली हेडिंग है आप ये लिखिएगा। देखो पढ़ आप सब कुछ सकते हैं, जो मेन हेडिंग है उसका सारा मटेरियल आप पढ़िएगा, लेकिन नोट्स में आपको सिलेक्टेड चीजें लिखनी है, ठीक है। तो आप यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक चार्ज की हेडिंग लिख दीजिए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, ये होता क्या है, यहां से आप देखिएगा, इसको समझिएगा। उसके बाद यहां पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, की वैल्यू ये लिखिएगा, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, ठीक है। और इसके बाद बूम, यानी 3-4 लाइन में आपका इलेक्ट्रिक चार्ज खत्म हो जाना चाहिए। इसके बाद आगे चलते जो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैंने देखा है जब बच्चे नई नई शुरुआत करते हैं, 12th में आते हैं, तो ये करते क्या है, वे शुरुआत करते हैं यहां से, एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे वे बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन उससे होता क्या है, उनका टाइम वेस्ट ही होता है, क्योंकि पेपर के टाइम पे ये सारी चीज़ें याद नहीं रहती। स्मार्ट वर्क क्या होता है, देखो पूरी बुक आप याद नहीं रख सकते, आपको सेलेक्टेड सिलेबस वाइज चीज़ें स्मार्ट वर्क के रूप में दिमाग में रखनी होती है, सब कुछ रखना होता है, तभी आप एंड टाइम पे सब कुछ लिख पाते हो। अगर इतना सारा आप पढ़ोगे तो क्या पेपर टाइम तक इतना सारा याद रख पाओगे, नहीं रख पाओगे। समझने के लिए आप पढ़ सकते हो, लेकिन नोट्स में वो चीज़ें आप बिल्कुल ऐड मत करना। काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का पार्ट है। काइंड्स कितने टाइप के होते हैं पढ़िएगा, 2 टाइप होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, 2 लाइन में खत्म सिस्टम। सेम के बीच रिपल्सन होता है, अपोजिट अट्रैक्शन होता है। तो ये चीज़ आपको स्टार्टिंग से पता है, क्लास 10 से ये चीज़ आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसके बाद जब इलेक्ट्रिक चार्ज पूरा हो जाता है, फिर अगले जो आपका हेडिंग है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आप इस अंदर सर्च करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहाँ पे है, आगे चलेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं तो एडिटिव नेट क्वांटाइजेशन भी है। देखिए एक बार देखते हैं, क्वांटाइजेशन आपका इसके अंदर नहीं दिया गया। देखो ये आपके सिलेबस में था क्वांटाइजेशन, लेकिन इस बार क्या है, केवल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो हटा दिया गया है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को आपको ढूंढना है इसके अंदर। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको मिलता है जस्ट
एडिटिव नेचर आ चुका है, क्वांटाइजेशन आ चुका है, और यहाँ पर आगे चले अगर इस न्यूमेरिकल्स को छोड़ के, तो ये रहा देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पर आपको मिल चुका है। ये लिखिएगा व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये इसके दो स्टेटमेंट है, ये आप नोट करेंगे अपने नोट्स के अंदर, बाकी आपको कुछ भी नोट्स में नहीं लिखना है। कमाल की बात ये है कि पेपर इनमें से ही पूछेगा। देखो एग्जैक्टली हेडिंग क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसका क्या है वर्ड लगाना, तो आपको पता चल जाएगा कि इन 2 लाइन में इसका आंसर मिल गया, तो बाकी आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे सब कुछ सोचते हैं इसमें से ये भी भाई इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, जब बुक वाले ने लिख रखा है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, फिर तो बुक ही छाप दोगे आप, आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज लिखनी होती है। अगले हेडिंग की ओर चले, अगला जो हेडिंग है वो है कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स बिटवीन टू, तो आपको जो कूलम्ब्स का फोर्स है उस पर जाना है। अच्छा, 2 हेडिंग जो आपने पढ़ी है ये देखना क्या इसके अंदर कोई फॉर्मूला है, अगर इसके अंदर फॉर्मूला है तो उसके आधार पर जो न्यूमेरिकल्स हैं आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, अगर नहीं है तो आपको उसके न्यूमेरिकल, जैसे कि जो पहला पोर्शन था ये देखिएगा, उसमें था क्या व्हाट इज चार्ज, चार्ज का क्या इक्वल टू एन फॉर्मूला आया था, तो उससे रिलेटेड आपको ये न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करने पड़ेंगे। चार्ज का क्या इक्वल टू एन है, तो ये क्वेश्चन। अब न्यूमेरिकल कौन से करने हैं, अब देखिएगा पहला टॉपिक आपने लिखा इलेक्ट्रिक चार्ज, आपने उसकी 2 हेडिंग लिख ली, मतलब उसके अंदर का मटेरियल आपने लिख लिया। उसके बाद तुरंत आप जैसे स्क्रॉल करोगे, अगर बीच में कहीं न्यूमेरिकल आया और जो टॉपिक आपने पढ़ा उसका फॉर्मूला यहां पर यूज हो रहा है, तो आपको करना क्या है, उसी नोट्स की कॉपी में आपको क्वेश्चन लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन, फिर लिखना है ये किस पेज नंबर पे है, उसके बाद लिखना है कि इसका आंसर क्या है। अब होगा क्या, अगर आपका ये जो सीबीएसई वाला हरियाणा 1 में जो क्वेश्चन आया था, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। और देखिएगा जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप इसको इंक्लूड कीजिएगा, सॉल्यूशन मत लिखिएगा। अब इसको सोल्व कैसे करना है, जैसे आपका टॉपिक हो गया है, आपको समझ आ गया, फिर आपको सिर्फ रफ कॉपी पे सोल्व करना और चेक करना आपका आंसर मैच हुआ या नहीं हुआ। उससे होगा शॉर्ट नोट्स कि अगर आप सॉल्यूशन भी लिखोगे उसी के अंदर, तो कॉपी काफी लेंथी हो जाएगी, मतलब काफी मोटी कॉपी बन जाएगी, जो शॉर्ट नोट्स या नोट्स नहीं कहलाएगी। तो आप केवल क्वेश्चन लिखिएगा, ताकि आप जब टॉपिक पढ़ रहे हो नोट्स के अंदर, टॉपिक पढ़ा, क्वेश्चन सामने आया, आपने रफ कॉपी पे उसको सोल्व कर दिया, तो क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल भी साथ के साथ कंप्लीट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गया, ये सीबीएसई क्वेश्चन हो गया, ये इंक्लूड कर दिया, बाकी ये सब रहने देना, ये मत करना, ठीक है ना। जिसमें अटक गया आप हिंट देख सकते हैं। फिर अगला आगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। फिर आ गया आपका कूलम्ब फोर्स आ गया, तो यहाँ पे व्हाट इज कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब्स लॉ यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, आप डायग्राम बनाओगे, और जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है केवल ये करोगे, जो बीच की चीजें है ये वाली, ये थ्योरेटिकल मत करना, केवल पॉइंट टू पॉइंट चलना है आपको, केवल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है। पहले समझ लेना, ध्यान रखना, पहले पूरा पढ़ना है, समझना है, फिर उसके बाद नोट्स में लिखना है, उससे आपको पता चल जाएगा क्या लिखना है और क्या चीज आपको अवॉइड करनी है। आगे चले तो आगे आपको इसके अंदर फॉर योर नॉलेज कुछ फॉर्मूलाज बताए गए, फिर ऐसे न्यूमेरिकल्स आप करने शुरू करोगे, आगे चलोगे तो जो जो आपको हेडिंग है वो चीज़ में सिलेबस में देखना है, इसमें ढूंढना है, और न्यूमेरिकल बीच में पढ़ रहा है तो न्यूमेरिकल को नोट कर लेना है कॉपी के अंदर। तो ये था आपका हाउ टू स्टार्ट, आपको स्टार्ट कैसे करना है, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, वो चीज़ें यहाँ पे हमने कवर कर दी है। अब आगे चले, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। अब इसके अंदर जब ये काम कर रहे होगे तो कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिलेगी। पहली प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगी, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है। अगर समझ नहीं आ रहा है, आप कोचिंग में जहां पढ़ रहे हो वहां से पूछ सकते हो, स्कूल में डिस्कस कर सकते हो। लास्ट में ऑप्शन दूंगा मैं यूट्यूब के बारे में। देखो यूट्यूब पे मैं लास्ट का ऑप्शन क्यों दे रहा हूं, एक्चुअल में क्या है ना, अगर एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, तो उसको इतना डीपली बता देते हैं, इतना डीपली बता देते हैं यार, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अब इतनी चीजें आप दिमाग में तो रखोगे नहीं, टॉपिक है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या, और वो यहाँ पर नोट्स में कॉपी करोगे, लिखोगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब पूरी थीसिस ही लिखनी है, आपको पीएचडी करनी है, ऐसा नहीं है। तो जो प्रॉब्लम आई पहले तो अपने लोकल में उसको सॉल्यूशन करने का कोशिश करें, लास्ट में आप यूट्यूब पे आए तब क्लियर हो जाए, फिर उसको यूट्यूब की लैंग्वेज में ना लिख के समझ तो गए, अब अपनी लैंग्वेज में आप बना के उसको सॉल्यूशन लिख सकते हैं। दूसरा, न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करने हैं। देखो न्यूमेरिकल को जब आप न्यूमेरिकल आपके सामने होगा तो पूरा न्यूमेरिकल कभी एक साथ मत पढ़े। सबसे पहले आप थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में पढ़े, उसको अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है, जो आपने टॉपिक पढ़ा, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा, उससे जोड़ने की कोशिश करें। और गारंटेड देता हूं अगर टुकड़ों में न्यूमेरिकल सोल्व हो पा रहा है तो जब एंड में आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। फिर से बता रहा हूं, पूरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आपको एक साथ नहीं पढ़ना है, छोटा छोटा पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा समझना है, जो पढ़ा है उसको रिलेट करना है। क्या मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है टॉपिक के अंदर, क्या मैंने ऐसा कोई न्यूमेरिकल किया है, क्या मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला की यूज किया है, तो वो चीजें आप यहां से देखेंगे और उसके बाद आप करने की कोशिश करोगे। जहां आप अटकोगे, जिस क्वेश्चन में आप अटकोगे, उस क्वेश्चन पे आपको स्टार लगा देना है, ताकि जब रिवीजन करो आप उसको, उस क्वेश्चन को जरूर देखना है,
क्योंकि जिस क्वेश्चन में आप अटकते हो अक्सर वही क्वेश्चन आपके बार बार आप उसमें अटकोगे, ठीक है, तो उसको बार बार आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो प्रॉब्लम से नहीं, प्रॉब्लम्स भी आएगी और उनका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। और कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट जरूर करना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको वहीं पे कमेंट में आंसर दे दूंगा। आगे चलते हैं, रिवीजन अगेन एंड अगेन। देखो फिजिक्स एक बार पढ़ी लेकिन पूरी डीपली पढ़ी, बहुत ध्यान से, बहुत मन लगा के, और फिजिक्स पढ़ी 10 बार पढ़ी लेकिन ऊपर ऊपर से पढ़ी, ऊपर ऊपर से मतलब सारे टॉपिक कवर कर दिए और उनमें है क्या वो चीज देख ली एक बार। तो सबसे ज्यादा मार्क्स इस बच्चे के आएंगे जिसने 10 बार फिजिक्स पढ़ी। जिसने एक बार पढ़ी बट डीपली पढ़ी उसके मार्क्स नहीं आएंगे। कमाल की बात यही है, क्योंकि जब आप नोट्स पढ़ रहे होगे, जब आप नोट्स से तैयारी कर रहे होगे, उस दौरान आपको हेडिंग तक याद होनी चाहिए कि पहली हेडिंग ये आ गई, फिर इसके बाद ये आएगी, फिर इसके बाद ये आएगी, इसके अंदर ये है, फिर ये आएगी, इसके बाद ये है, फिर ये है, इसके बाद ये आएगी। आपको हेडिंग तक याद हो। और ये होगा कब? ये डीपली पढ़ के नहीं होगा। डीपली तो आप एक बार पढ़ो, मन लगा के पढ़ो एक बार, दूसरी बार जब रिवीजन करो फास्ट कर दो स्पीड, तीसरी बार फिर फास्ट करो, चौथी बार, जब छठी बार आप उसको रिवाइज कर रहे हो पूरी बुक को, उस दौरान आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि बस हेडिंग पढ़ी, इसमें ये है, मन मन में सोच लिया कि हाँ इसका ऐसे होगा, कोई डेरिवेशन है भाई, स्टार्टिंग यहां से होनी है, बीच में ये चेंजेस आने हैं, लास्ट में ये आना है, तो 3 स्टेप में आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए रिवीजन के दौरान। तो जितनी ज्यादा आप रिवीजन कर सकते हो, किसका करना है रिवीजन? एसएलआर का नहीं, क्वेश्चन बैंक का नहीं, जो नोट्स आपने बनाए हैं बस वही आपका साथ देंगे पेपर के टाइम तक। एसएल अरोरा का काम क्या था? आपका जो नोट्स तैयार करना और जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, मतलब जिन पे जो पीवाईक्यू में आए हुए हैं वे लेना उनसे, ठीक है। और उसके बाद आपका बस इतना काम था, उसका बाद इसका काम खत्म हो जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आप उस नोट्स में से करोगे, क्वेश्चन वहाँ उतार चुके हो, ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको मैं, और जो थ्योरी है वो भी, इसका काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब बस आपको इनका रिवीजन करना है। जितनी ज्यादा बार रिवीजन करोगे ना, आपके 90+ आने के उतने चांसेस बढ़ जाते हैं। ध्यान रखना, एक बार पढ़ के 10 बार पढ़ के बस आपको पता चाहिए कि अगर आप पहला चैप्टर पढ़ रहे, आप 14 चैप्टर पढ़ रहे हो, सेमीकंडक्टर आप पढ़ रहे हो, तो दिमाग में आ जाना चाहिए भाई इलेक्ट्रिक चार्ज में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था, भाई पहले में गॉस थ्योरम क्या थी, गॉस थ्योरम में जो क्यूब वाला न्यूमेरिकल था वो क्या था। तो ये दिमाग में अगर आ रहा है 14 चैप्टर पढ़ने के दौरान, मतलब 13 चैप्टर के अंतर के बाद आपको पुरानी चीजें याद आ रही है, तो समझो आपने रिवीजन अच्छा किया हुआ है। अगर आप भूले जा रहे हो कि यार पता नहीं उसमें तो क्या था, तो आप उस कंडीशन में गलती करोगे, ठीक है। तो रिवीजन आपको बार बार करना है। रोल ऑफ शॉर्ट नोट्स, रोल ऑफ शॉर्ट नोट्स की हम बात करते हैं। रोल ऑफ शॉर्ट नोट्स यहाँ पे क्या है? जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वे क्या होते हैं, मान लो आपने मेन नोट्स बना लिए, उसके बाद शॉर्ट नोट्स में क्या होगा, जैसे पहली हेडिंग थी उसका डेरिवेशन है, तो शॉर्ट नोट्स में हेडिंग और केवल जो डेरिवेशन में लास्ट में फॉर्मूला है वो लिखा होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, फॉर्मूला लिखा होता है। व्हाट इज मतलब फॉर्मूले, मेन कॉन्सेप्ट, और जो थ्योरी आप भूल सकते हो उनके शॉर्ट नोट्स आपको बनाने होते हैं, इनको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। ये पेपर से 1-2 दिन पहले आपको सारी चीजें रिवाइज करने में बहुत हेल्प करते हैं, तो ये तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। फुल बुक इन 1 आवर, पेपर से 1 मंथ पहले आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आनी चाहिए, और वो कब आएगी? अगर आप बुक को या नोट्स को कम से कम 20 बार रिवाइज करोगे। 20 बार रिवाइज मतलब एक बार 14 चैप्टर हो गए, फिर दूसरी बार, यानी आते आते जब आप दिसंबर तक पहुंचोगे तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो जानी चाहिए कि फुल बुक को 1 आवर में आप रिवाइज कर लो। वो कैसे करोगे? पहले चैप्टर खोलना, क्या है पहला? इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज में क्या होता है? चार्ज क्या इक्वल टू एन होता है। चार्ज होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर दूसरे पे कंजर्वेशन चार्ज क्या होता है? चार्ज को ना तो बनाया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, कंजर्वेशन चार्ज, ठीक है। ऐसे आपको करना है। तो इस तरीके से फुल बुक को 1 आवर, मिनिमम 1 आवर एंड मैक्सिमम टू 5 आवर आप कर सकते हो पूरी बुक को। तो जितनी ज्यादा बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। गिव कमेंट एंड गेट सॉल्यूशन। कोई दिक्कत आती है आपको इस स्ट्रेटेजी में, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा। और लास्ट है आपका बेस्ट रेफरेंस बुक एंड क्वेश्चन बैंक। देखो बेस्ट रेफरेंस बुक मेरे अनुसार है एसएल अरोरा, और बेस्ट क्वेश्चन बैंक मेरे अकॉर्डिंग है अभी तक ओसवाल एंड एग्जाम आइडिया। देखो आप क्या कर सकते हो, आप एक बार दोनों को देख लीजिएगा जो आपको सुटेबल हो, लेकिन मैं क्वेश्चन में प्रीफर करता ही नहीं हूँ। एसएल अरोरा पढ़िए आपने, उससे नोट्स बनाए, और उसके बाद ले लीजिए आप अरिहंत का चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज एक्चुअल में क्या है, टोटल पीवाईक्यू है इसके अंदर। सॉल्यूशन में मत जाना, सॉल्यूशन इसके गलत होते हैं मोस्टली, ठीक है। पीवाईक्यू लिए, अब आप देखना कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, जो नहीं कर पा रहे हो उन पर स्टार लगाओ और वापस बुक की आप हेल्प लो उनका सॉल्यूशन देखने के लिए। तो ये थी एक स्ट्रेटजी क्लास 12 की स्टार्टिंग करने की, उसके अंदर वो करना क्या, कैसे तैयारी करनी। फिर भी अगर कोई चीज़ आप गलत फेस कर रहे हो, आप मतलब
उस सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो आप कमेंट जरूर करना, उसको सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस प्रकार की जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। और नेक्स्ट वीडियो का मतलब टॉपिक क्या रखना है, किस बुक का रिव्यू करना है या किस चीज में आप उलझ रहे हो, प्लीज कमेंट जरूर करना। हम उसके लिए एक स्पेशल वीडियो आपके लेकर जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।